अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में भी कहीं ना कहीं इंसान से ज़्यादा तो नैतिक मूल्यों का कत्ल होगा। तो सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत होती है ग्वालियर से। इसी ग्वालियर में एक थाना क्षेत्र है डबरा, और इसी डबरा क्षेत्र में एक गद्दे के यानी गद्दे में जो फोम लगता है उसके बहुत बड़े व्यापारी अनिल सिवहरे। अनिल सिवहरे का अच्छा खासा पूरे इलाके में नाम था, पूरे इलाके में अच्छा खासा रुतबा। ज़िले के अगर टॉप व्यापारियों की बात करें तो अनिल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हर जगह इज्जत होती थी, पूरा रसूख था, करोड़पति आदमी थे। घर में एक तरफ खुशियों का भंडार था। इसी बीच एक लड़का पैदा होता है। बच्चे का नाम उन्होंने सागर रखा। इकलौता लड़का था तो भले ही उसका नाम सागर सिवहरे था, लेकिन फिर माँ बाप ने कहा कि अब इकलौता है, घर का चिराग है, तो सागर के साथ साथ इसका एक नाम चिराग सिवहरे हो जाएगा। अब करोड़ों में जायदाद थी, करोड़ों में प्रॉपर्टी थी, गद्दे का अच्छा खासा बिजनेस था। तो फिर पिता ने भी अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं की। हर वो संभव चीज़ दी जो वो बेटा चाहता था, हर वो संभव ज़रूरत पूरी की जो उस बेटे की आवश्यकता थी। जहाँ उसको पढ़ना था वहाँ उसको पढ़ाया, जहाँ उसको ट्यूशन करना था उसको ट्यूशन कराया। और परिवार वालों को भी यही उम्मीद थी कि इकलौता बेटा है, कौन सा इसको पढ़ लिख के नौकरी करनी है। जितना इसको कॉलेज टाइम में ज़िंदगी जीनी है उतनी कॉलेज टाइम में ज़िंदगी जी ले, डिग्री वगैरह ले ले। बाकी करोड़ों का बिजनेस है फैला हुआ, आए अपने फैमिली बिजनेस को संभाले, अपने पापा की मदद करे। इधर जो सागर सिवहरे था वो भी एकदम होशियार, अपने पिता का आज्ञाकारी, बाप जो कहता वही तमाम काम करता। बाप की इच्छा थी कि कहीं बहुत दूर ना जाए तो फिर बहुत दूर नहीं जाता। और इसी ग्वालियर में कॉलेज है, ITM कॉलेज। इसी कॉलेज से ये डिग्री लेने चला जाता है। BBA की डिग्री लेता है। डिग्री लेने के बाद अब पढ़ाई पूरी हो जाती है इसी साल 2023 में। और साल 2023 में जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर अंत में ये चला आता है पढ़ाई पूरी करने के बाद, डिग्री लेने के बाद घर पे, और अपने पिता के साथ अपने गद्दे के बिजनेस में हाथ बटाता। अब तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। पिता को भी एक सहारा मिल गया कि चलो मेरा बेटा है, कम से कम मेरे साथ खड़ा है। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही, धंधा भी एकदम फल फूल रहा, कोई बुरी आदत नहीं, कोई बुरी संगत नहीं। लेकिन इसी बीच 8 जुलाई साल 2023 यानी आज से महज 4-5 दिन पहले 8 जुलाई साल 2023 को जो ये सागर उर्फ चिराग सिवहरे था, लगभग दोपहर के 2 बज गए होंगे, अपने घर से निकलता है। घर से निकलता है, जब माँ पूछती है कि कहाँ जा रहे हो तो फिर कहता है कि बहुत बोर हो रहा हूँ, बड़ी गर्मी भी लग रही, तो जा रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उन्हीं के साथ कुछ पार्टी वगैरह करूँगा, उसके बाद फिर हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए। इतना कहता है, कहने के बाद ऑटो पकड़ता है, पकड़ने के बाद चला जाता है। इधर 3 बज गए। 3 बजने के बाद फिर चूँकि वो काम पे नहीं गया था, यानी ऑफिस जहाँ उसकी फैक्ट्री थी, तो फिर जब वहाँ पे नहीं गया तो फिर पिता ने फ़ोन किया अपने बेटे को, चिराग को, कि कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हो। फ़ोन करता है तो घंटी बजती है। घंटी बजने के बाद फ़ोन उठता नहीं। पिता को लगता है कि होगा कहीं। घर पे फ़ोन करते हैं पिता कि क्या चिराग घर पे है। माँ बताती है कि नहीं, वो पार्टी करने गया है। पिता को भी लगता है कि चलो ठीक है, पार्टी करने गया है तो कर ले, क्यों बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करूँ। अब धीरे धीरे वक्त गुजर गया और लगभग शाम के 6 बज गए। शाम के 6 बजे जो पिता थे दोबारा फ़ोन करते हैं। दोबारा फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठता नहीं। सामने से एक मैसेज आता है और मैसेज था कि मैं 1 घंटे में आपको कॉल करता हूँ। अब पिता को भी लगा कि हो सकता है 4 दोस्त आए हों, कुछ हंसी मजाक हो रहा, गाना वगैरह चल रहा हो, इसीलिए लाज लिहाज में फ़ोन नहीं कर रहा हो। 1 घंटे का इंतज़ार होता है। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद पिता फिर फ़ोन करता है, लेकिन अब फ़ोन स्विच ऑफ। पिता को लगा कि अब ये क्या। 1 बजे फ़ोन किया तो उठा नहीं। शाम को फ़ोन किया तो फिर मैसेज करता है कि अभी कॉल करूँगा। अब कॉल कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा और फ़ोन स्विच ऑफ। तो अब ये क्या मामला। पिता लगातार फ़ोन करता है, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, लेकिन जब घंटों तक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, इधर ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि जो सागर उर्फ चिराग है ये कभी इस तरह से घर से निकला हो और 9 बजे तक लौट के ना आया हो। तो फिर पिता भी कहीं ना कहीं परेशान होता है। परेशान होने के बाद अपने भाइयों को बताता है। अब आसपास के इलाकों में उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है। जितने भी दोस्त यार पिता की जानकारी में थे उनसे भी पूछताछ, लेकिन जब कहीं से कुछ पता नहीं चला कि आखिर ये गया कहाँ है, कहाँ पार्टी हो रही थी, किसके घर गया है, तो फिर चूँकि इकलौता लड़का, परिवार वाले टेंशन में, माँ भी रो रो के परेशान। तो जैसे रात के 11 बजते हैं
तो फ़ौरन जो पिता था और बाकी और लोग थे, ये सारे लोग भाग के थाने पहुंच जाते हैं, जो डबरा थाना था वहाँ पे। थाने पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद कहते हैं कि मेरा जो बेटा है वो गायब है। अब ये बात जैसी थाने वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि कब की घटना। तो फिर पिता बताते हैं कि ये घटना अभी आज की ही है, 8 बजे से फ़ोन बंद है। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि एक नौजवान लड़का है 25 साल का, 8 बजे से अगर फ़ोन बंद है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसमें फ़ोन ऑन हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि नया लड़का है, कहीं घूम फिर रहा हो। तो फिर परिवार वालों को जो पुलिस वाले थे वो समझाते हैं कि अभी आप कुछ घंटे और इंतज़ार कर लीजिए, कम से कम 1 दिन का तो वेट कर ही लीजिए, उसके बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और अगर 1 घंटे तक कहीं से कोई खबर नहीं लगती तो कम से कम 1 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद हम FIR कर लेंगे, 11 से 12 बज जाए, 1 दिन का अंतराल हो जाएगा। परिवार वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, पुलिस वाले अगर कह रहे हैं तो मान लेते हैं। इसके बाद फिर 1 आध घंटे तक और इंतज़ार होता है। जो तारीख थी 8 से 9 हो जाती है, लेकिन जब 9 तारीख आ गई और कुछ पता नहीं, फ़ोन खुला नहीं, तो फिर पुलिस वालों को भी लगा कि अब ये मामला कुछ गंभीर है। पुलिस वाले फ़ौरन कंप्लेन दर्ज करते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद फिर फ़ौरन जांच पड़ताल शुरू करते हैं, आसपास के इलाकों में छानबीन करते हैं, और साथ ही ये जो लड़का था चिराग शिवहरे, इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं और इसकी लास्ट लोकेशन खंगालते हैं। अब इसकी जब लास्ट लोकेशन खंगालते हैं और थोड़े टाइम बाद जब सारी चीज़ें आती हैं, CDR आती है, तो जो लास्ट लोकेशन थी वो DB मॉल के पास थी। अब पुलिस की एक टीम भाग के DB मॉल के पास जाती है। जाने के बाद वहाँ छानबीन करती है, लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं। इसके बाद आसपास के इलाकों में छानबीन करती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं। अब पुलिस वाले क्या करें? इधर परिवार वाले खोजबीन करके थक चुके थे। अच्छा, परिवार वाले इतने रसूखदार थे कि जैसे इस मामले की भनक आसपास के लोगों को चली, तो देखते ही देखते बड़े बड़े लोगों का थाने में फ़ोन आने लगा। पुलिस के आला दर्जे अफसरों को फ़ोन आने लगा कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाइए, जो बच्चा गायब है उसको खोजिए। अब पुलिस वाले अपने तरीके से खोजबीन कर रहे हैं, अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं। परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई रंजिश या फिर कोई धमकी, कोई और बात, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर पुलिस वाले इधर उधर छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं परिवार वालों से, साथ ही आसपास के लोगों से, कि ये DB मॉल के पास और ख़ासकर वहाँ जो दर्शन कॉलोनी वगैरह है, क्या यहाँ पे कोई इसका दोस्त वगैरह तो नहीं रहता, या फिर कोई सगा संबंधी, या फिर कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर। अब जब इस बारे में पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों से परिवार वाले बताते हैं कि रात में उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था। अब गर्लफ्रेंड का जैसे ही नाम आता है तो पुलिस वाले गर्लफ्रेंड पे भी डाउट करते हैं, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती। वो गर्लफ्रेंड तो लगभग 7-8 सालों से मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। अब रही बात दोस्ती की, तो हाँ, एक लड़का ऐसा है जिसकी दोस्ती इसी इलाके में है, यानी वो इसी इलाके में रहता है, दर्शन कॉलोनी में, और मेरे बेटे की ठीक ठाक दोस्ती है। अब जैसे ही ये खबर निकल के पुलिस वालों को सामने आई तो अब कहीं से कोई क्लू भी नहीं था, कोई झगड़ा, कोई रंजिश, कहीं से कुछ पता नहीं। तो फिर पुलिस वाले इस दर्शन नगर कॉलोनी में जाते हैं और जो दोस्त था यंस उर्फ अंश को बुलाते हैं। बुलाने के बाद पूछताछ शुरू कर देते हैं, क्योंकि और कहीं से कोई क्लू ही नहीं था। अब जब पूछताछ शुरू करते हैं, पूछताछ करने के बाद अपने तरीके से घुमा घुमा के पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों पे भी प्रेशर था कि क्या करें, जल्दी से सुलझाएं, क्योंकि मामला बड़े रसूखदार परिवार का था। तो काफ़ी देर तक जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, कड़ी मशक्क़त करते हैं, तो अंत में जो अंश था उसका बयान कुछ ऐसा लगता है जिसमें कहीं ना कहीं अब पुलिस वालों को डाउट होता है। अब पुलिस वालों को डाउट होता है, डाउट होने के बाद पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती बरतते हैं, और जब पुलिस वाले सख्ती बरतते हैं तो फिर अंत में जो ये शख्स था यानी अंश, उसने कहा कि हाँ, मैंने कत्ल कर दिया है। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो फ़ौरन सवाल करते हैं कि वो तो तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त था, तो तुमने कत्ल क्यों कर दिया? तो फिर उसने जो कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि आदमी से ज़्यादा तो नैतिक मूल्यों का कत्ल हो गया, तो इस कहानी में यही सब हुआ। दरअसल ये जो सागर उर्फ चिराग शिवहरे था, ये बाकायदा पढ़ने लिखने में अच्छा, देखने में भी बेहद स्मार्ट। जब ये जाता है पढ़ाई लिखाई करने, स्कूल टाइम से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी इसकी एक दृष्टि नाम की लड़की से इश्कबाजी हो जाती है। दृष्टि नाम की लड़की से एक तरह से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद फिर बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। अब जब दोनों में प्यार हो गया तो फिर प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे।
इधर फिर ये हुआ कि कॉलेज में भी पढ़ना है, तो फिर इस लड़की ने कहा कि यहाँ का जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो ITM कॉलेज है, तो एक काम करो तुम भी उसमें दाखिला ले लो, मैं भी उसमें दाखिला ले लेती हूँ। फिर क्या था, ये लड़की दृष्टि और ये जो सागर शिवहरे था, ये दोनों उस कॉलेज में जाते हैं। अब जाने के बाद एक तरह से पूरे कॉलेज में भी इन दोनों के प्यार के चर्चे एक तरह से मिसाल देते थे कि कोई लॉयल कपल हो, यानी दूसरे के लिए कोई ईमानदार हो तो वो इन दोनों जैसे हो। अब धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई, फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता। उसके बाद जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई BBA की, तो फिर जब लास्ट टाइम आता है यानी आखिरी सेमेस्टर, तो फिर जो जूनियर होते हैं अपने सीनियर को फेयरवेल पार्टी देते हैं। और ऐसे ही कुछ पार्टी 4 महीने पहले इस कॉलेज में थी। 4 महीने पहले इस कॉलेज में पार्टी थी। पार्टी में सारे लोग आते हैं, ये लड़की भी आती है, सागर भी आता है, और इसी पार्टी में उसी कॉलेज में पढ़ने वाला ये जो अंश था, जो कि उसी कॉलेज से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कोर्स कर रहा था, ये भी आता है। आने के बाद उसी पार्टी में जो अंश था उसकी एक तरह से जान पहचान इस लड़की से होती है। जान पहचान होने के बाद धीरे धीरे एक तरह से दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में नज़दीकियाँ हो गई। अब दोनों में जब नज़दीकियाँ हो गई और इस बारे में जब इस सागर को भनक लगी, तो एक तरह से मानो सागर के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जो लड़की मेरे साथ पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में है, जिस लड़की से मैं जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज वो लड़की किसी और के साथ, वो भी ऐसे टाइम में जब कॉलेज ख़त्म हो गया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद महज कुछ दिन की मेहमान नवाजी बची है इस कॉलेज में हम लोगों का। तो फिर आने वाले टाइम में हम क्या मुंह दिखाएंगे, घर वालों को भी पता है, सबको पता है। अब ये बात जैसे सागर को पता चलती है तो सागर बेहद गुस्से में आता है। आने के बाद उस लड़की को फ़ोन करता है, उसको डांटता है, कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरी बदनामी हो रही, और 7 साल के रिलेशन का तुमने ये सिला दिया। अब लड़की कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आए दिन उस लड़की से और सागर के बीच थोड़ा बहुत तकरार होती है, और इस तकरार में एक तरह से जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो कोई ना कोई तीसरा फ़ायदा उठाता है। तो इधर तकरार होती रही, इधर ये जो लड़का था, अंश था, वो नज़दीकियाँ बढ़ाता रहा। देखते ही देखते एक कंडीशन ऐसी आई कि जब उस लड़की को यानी दृष्टि को अंश सागर से ज़्यादा अंश से प्यार हो गया। अब कहीं ना कहीं ये बात सागर को बर्दाश्त नहीं हुई। सागर फ़ोन करता है, एक तरह से गिड़गिड़ाता भी है, धमकी भी देता है, तमाम तरह की कोशिशें करता है रिश्ते बचाने की। लेकिन जब ये कोशिशें ये करता है तो फिर अंत में जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं अब कुछ और सोच लेती है और इस बारे में बताती है इस अंश को, और कहती है कि अब सागर से मेरा पीछा छुड़ाओ। अब इतना कहना हुआ कि फिर सागर से पीछा छुड़वाने के लिए जो अंश था वो एक बहुत खौफनाक प्लान बनाता है। प्लान बनाने के साथ साथ फिर फ़ोन करता है, व्हाट्सअप कॉल 8 तारीख को, और कहता है कि आओ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो कहता है कि क्या दिखाना है? कहता है कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कुछ करतूतें हैं जो मेरे कैमरे में कैद हैं, आओ और देख लो और जान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी लॉयल है। अब ये बात जैसी वो सागर सुनता है तो एक तरह से भागा भागा पहुंचता है कि देखें कौन सी बात है। कमरे में पहुंचता है, उसके जो दर्शन कॉलोनी थाटीपुर में कमरा था। पहुंचने के बाद फिर वो कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि अब उस लड़की को भूल जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब सागर इस सच को स्वीकारने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच कहासुनी होती है। कहासुनी धीरे धीरे आगे बढ़ती, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, और इस झगड़े में जो अंश था वो अपने एक भाई के साथ इस सागर का गला घोंट देता है। अब गला घोंटता है, गला घोंटने के बाद कत्ल कर देता है। अब कत्ल तो हो गया, लेकिन अब क्या करे, लाश भी ठिकाने लगानी है, क्योंकि अगर लाश मिल गई तो फिर दिक्कत। इसीलिए अब उस लाश को अपनी गाड़ी में डालता है। डालने के बाद फिर उस लाश को लेके निकलता है कलेक्ट्रेट के पास। कलेक्ट्रेट के पास लेके जाता है और वहीं पे एक सुनसान जगह पे लाश को लिटाता है। और जो गोबर के उपले होते हैं, लगभग कहीं से उसने 500 उपले लाए, यानी कंडे 500 उपले लाए, और 500 उपलों को बाकायदा एक चिता की तरह तैयार किया और इस लाश को रख के आग लगा दी। अब गर्मी का महीना और 500 उपले, तो अब सोच के देखिए कि लाश में क्या ही कुछ बचेगा। रात भर वो लाश जलती रही। जलने के बाद फिर कंडी भी जो थी वो धीरे धीरे सुलग के राख हो गई, लाश भी राख हो गई। उसके बाद उस राख को ये उठाता है, उठाने के बाद पास के ही एक नाले में फेंक देता है। अब जैसे ये पुलिस वाले ये सारी बात सुनते हैं तो फ़ौरन पूछते हैं कि लाश कहाँ फेंकी और वो राख कहाँ फेंकी। तो उसके बाद एक नाले के बारे में बताता है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। लेकिन अब राख है और नाली में से राख निकालना है, उसके बाद क्या ही उसमें कुछ मिलेगा। शायद कुछ छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े, एकदम मान के चलिए कि आधी इंच से भी छोटी हड्डियों के टुकड़े मिले हैं।
अब इन हड्डियों का एक तरह से डीएनए होगा, डीएनए सैंपल मैच करवाया जाएगा और शायद इन्हीं राख से और डीएनए सैंपल से इस मामले में कुछ हो। अच्छा, ये सारा खुलासा जब हो रहा था उसके बाद फिर चूंकि उस लड़की को भी गिरफ्तार करना था, लेकिन अब रात का टाइम था, पुलिस वाले लापरवाही करते हैं, चूँकि कानून भी कहता है कि लड़की को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है। इधर जब परिवार वालों को पता चला कि एक लड़की भी शामिल है और कहीं से उस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो जब परिवार वाले थे, एक हाईवे है सिमरिया टेकरी NH-44, इस हाईवे को बाकायदा जाम कर देते हैं, सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचते हैं, जाम करते हैं। जाम करने के बाद 1 किलोमीटर लंबा जाम लगता है, घंटों तक ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके बीच बचाव, मामला सुलह समझौता, पुलिस वाले काफ़ी हौसला देते हैं, कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम उस लड़की को गिरफ्तार करेंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन जब उस लड़की के खिलाफ FIR नहीं हुआ और साथ ही कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों में आक्रोश था। वो तो वहाँ के जो SP साहब थे, राकेश सिंह चंदेल, वो मौके पे पहुँचते हैं, थोड़ा सा बहुत मौका संभालते हैं, और जो कहानी निकल के सामने आई वो यही थी। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कुछ हुआ, और शुरुआत में मेरा जो सवाल था उस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।